बायोलॉजी ग्रेड 10 FPIC डोमेन ह्यूमन फिजियोलॉजी सब डोमेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज एक वन शॉट रिवीजन लेक्चर है। FPIC की तरफ से ये 4 SLOs इस चैप्टर को जाते हैं जो कि NBF का यूनिट नंबर 3 और कंतब का यूनिट नंबर 1 है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्विजेज विद द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो अटेम्प्ट करने के बाद ये वाला चैप्टर लॉक हो जाएगा। सबसे पहला SLO है डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ द पार्ट ऑफ द एयर पैसेजवे एंड लंग्स। ये एयर पैसेज और लंग्स का एक डायग्राम है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है नोज, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है टू योर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी एयर को फिल्टर करने और उसे मॉइस्चराइज करने में हेल्प करती है। उसके बाद फेरिंग्स वो कॉमन पैसेज है जो एयर और फूड के लिए है। एपिग्लोटिस वो डक्कन टाइप चीज़ है जो आपके फूड को आपके एसोफेगस के बजाय आपके ट्रैकिया में एंटर होने से प्रिवेंट करती है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का लिरिंग्स, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो स्पीच में हेल्प करता है। फिर ट्रैकिया आता है जो एयर वे है लिरिंग से लेके लंग्स तक। इसके इर्द गिर्द सर्कुलर कार्टिलेजेस हैं। उनका फंक्शन ये है कि उन्होंने ट्रैकिया को खुला रखना ताकि एयर इन और आउट इजीली जा सके। उसके बाद आते हैं ब्रोंकाई, जो जब ट्रैकिया दो में डिवाइड होता है, दोनों लंग्स की तरफ जा रहा होता है, तो वो जो डिवीजन है उसे हम लोग ब्रोंकाई कह रहे होते हैं। वो एयर को दोनों लंग्स में मूव कराने में हेल्प करती है। अगले आ जाते हैं ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और जब ब्रोंकाई लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाता है तो उसे हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं, यानी नैरो वर्जन ऑफ ब्रोंकाई इज इक्वल टू ब्रोंकियोल्स। तो जो ब्रोंकाई का डायमीटर है वो ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर और ब्रोंकियोल्स का लेस देन 1 मिलीमीटर है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो ग्रेप लाइक सैक्स हैं जिन्होंने आप लोगों के लंग्स का सरफेस एरिया मज़ीद बढ़ा देना है और ये गैसियस एक्सचेंज की साइट है। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर होती है और CO2 एग्जिट करती है आपके ब्लड से। ये इसकी एक डायग्राम है। इधर गौर करने की कोशिश करें तो ये सैक लाइक जो चीज़ है इसे हम लोग एल्वेलाई कहते हैं। इर्द गिर्द यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं और एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इन योर एल्वेलाई वापस आ रही है। जो इनकी वॉल्स हैं वो फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती हैं। फ्लैटेंड इसलिए ताकि थिन वॉल्स हों, ईजिली गैस एक्सचेंज हो सके। तो जो एल्वेलाई की वॉल है जिन्हें मैंने पर्पल रंग में बनाया है वो फ्लैटेंड स्क्वामस एपिथेलियम कहलाती हैं और जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स हैं वो फ्लैटेंड एंडोथेलियल सेल्स कहलाती हैं। तो ये 2 सेल थिक वॉल बन जाती है फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये इतनी ज़्यादा थिन है कि ताकि गैसियस एक्सचेंज में आसानी हो सके। अब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए, जैसे एल्वेलाई एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा रही है, जैसे लंग के सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। तो दूसरा ये कि थिन वॉल्स हैं, जिस तरह इसकी 2 सेल थिन वॉल हैं, जस्ट 0.1 माइक्रोमीटर थिक। ठीक है। उसके बाद है मॉइस्ट, यानी इसने मॉइस्ट रखना है आपकी हवा को। तो यहाँ पे मॉइस्ट रखने के लिए क्या काम कर रहा है एल्वेलाई, यहाँ पे जो एल्वेलर वॉल्स हैं वो एक मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन सिक्रिएट कर रही हैं जिसे हम लोग सर्फेक्टेंट कहते हैं, सर्फेक्टेंट, ताकि जो एयर है उसको मॉइस्ट रखा जा सके। चौथी खसूसियत यह है कि वेंटिलेशन गुड होनी चाहिए, स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए और ये इसी वजह से प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि आपका जो ब्लड है वो आपके ब्लड कैपिलरीज में मुसलसल मूव कर रहा है, मुसलसल मूव कर रहा है, वेंटिलेशन हो रही है, डिफ्यूजन स्टीप हो रही है, जिसकी बुनियाद पे ऑक्सीजन सही मकदार में स्मूथली आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड स्मूथली एक्सेल आउट हो रहा है। पांचवा और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डेंस कैपिलरी नेटवर्क, जो ऑफकोर्स एल्वेलाई के इर्द गिर्द है, यानी एल्वेलाई के इर्द गिर्द बहुत से कैपिलरीज फैले हुए हैं, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है और इसी वजह से ईजीली गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। हमारा जो लास्ट है वो है पार्ट है वो है लंग्स। लेफ्ट और राइट लंग, दो लंग्स होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। इस तरह डिवाइड होते हैं। आपका जिस तरफ हार्ट होगा जो नॉर्मली लेफ्ट साइड पे होता है तो वो वाली लंग छोटी होगी और दूसरा लंग बड़ी होगी। तो अगर आपके लेफ्ट साइड पे है तो जो आपकी लेफ्ट लंग है वो 2 लॉब्स में डिवाइडेड होगी और राइट लंग आपकी 3 लॉब्स में डिवाइडेड होगी। अब ये गैसेस एक्सचेंज के लिए लार्ज एरिया है क्योंकि लंग्स के अंदर ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अगर आप ज़्यादा जूम इन करें तो एल्विलाई के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको सराउंड करिए वो है प्लूरा मेम्ब्रेन। ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आती है प्लूरा कैविटी। उसके बाद है इंटरकोस्टल मसल्स, ये प्लूरा मेम्ब्रेन के बाहर आती हैं और इनका काम क्या होता है कि आपकी जो लंग्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करनी है। उसके बाद रिब्स आती हैं, वो बोन्स हैं जो बेसिकली आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। लास्ट में आता है डायफ्राम। ये एक डोम लाइक मसल है बेनियथ योर लंग्स, जो आपके लंग्स और आपके एब्डोमिनल कैविटी को अलग कर रहा है, ठीक है, और ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। अगला जो है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स रिब्स एंड डायफ्राम, यानी रिब्स और डायफ्राम के मूवमेंट के हिसाब से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को डिफाइन करें। तो हम लोगों ने देखना है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त किस तरह रिब्स और डायफ्राम मूव कर रहे हैं। ये एक डायग्राम है इनहेलेशन की।
इस वक्त रिब्स और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नीचे की तरफ मूव करता है और रिब्स बैक की तरफ मूव करती हैं, तो जो आपके लंग्स हैं उनको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है, उसके अंदर ज़्यादा एयर भर जाती है। तो इनहेलेशन के वक्त आपके रिब्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं, डायफ्राम भी एक्सपैंड कर रहा है, और एज अ रिजल्ट लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं और उनके अंदर हवा भर रही है। अब एक्सेलेशन के वक्त ये दोनों रिलैक्स करते हैं, आपका जो डायफ्राम है वापस डोम लाइक शेप में आ जाता है और आपके जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ वापस कंप्रेस करते हैं। एज अ रिजल्ट जो एयर है वो पुश आउट हो जाती है ऑफ योर लंग्स। तो एक्सेलेशन के वक्त आपके रिब्स भी रिलैक्स कर रहे हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स कर रहा है और एज अ रिजल्ट लंग कंप्रेस कर रहा है और पुश एयर आउट। तो ये रिब्स और डायफ्राम अपनी मूवमेंट के थ्रू इनहेलेशन और एक्सेलेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अगला एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, यानी जो एयर आप इंस्पायर कर रहे हैं और जो एयर आप एक्सपायर कर रहे हैं उन दोनों की कंपोजिशन में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैंने टेबल बना दिया, आप लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर और डस्ट मेनली इनहेल और एक्सहेल करें। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसकी परसेंटेज 21% होती है, यानी आप अपनी जो जितनी भी एयर आप इनहेल कर रहे हैं उसका 21% ऑक्सीजन है। लेकिन जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो 16% ऑक्सीजन बाहर आ रही है, और यानी आपने 4% यूज़ कर लिया, यानी आपने 5% यूज़ कर लिया। और ये 5% यानी आप ये सवाल हो कि 21% क्यों नहीं यूज़ की, तो इसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन कम वक्त के लिए, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस चंद सेकंड का होता है, तो उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी ऑक्सीजन को यूज़ कर सकें। तो 16% ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, 5% ऑक्सीजन यूज़ हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.04 होती है इन इनहेल्ड एयर और 4% होती है इन एक्सहेल्ड एयर, यानी आपकी जो बॉडी का एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ऐड अप होकर एक्सहेल आउट हो जाता है। नाइट्रोजन 79% इनहेल हो रही है और 79% ही एक्सहेल हो रही है, और इसकी वजह यह है कि जो नाइट्रोजन होती है इन योर एयर वो पाई जाती है एन ट्रिपल बॉन्ड एन के फॉर्म में, और ये ट्रिपल बॉन्ड इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि आपकी बॉडी वो एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं करती, वो आपके फूड के नाइट्रेट से ये नाइट्रोजन ले लेती है जो उसको चाहिए होती है, ये हवा से नाइट्रोजन लेती नहीं है आपकी बॉडी। तो यहाँ पे आप लोग जितनी नाइट्रोजन इनहेल करे थे उतनी यहाँ पे एक्सहेल आउट कर दिया। अब जो आप लोग वाटर वेपर्स जितने आप लोग इनहेल करते हैं जितना एक्सहेल करते हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो इस तरह है कि इनहेल आप उतने करेंगे जितने आपकी सराउंडिंग में होंगे, यानी वेरिएबल होते हैं। जब हम लोग वाटर वेपर्स एक्सहेल कर रहे हैं वो सैचुरेटेड अमाउंट में है, क्योंकि जो आपकी लाइनिंग है, योर एयर पैसेजवे की जो लाइनिंग है वो मॉइस्ट होती है, तो जब आप लोग एयर एक्सहेल आउट कर रहे हैं तो वो गीली हो जाती है, वो मॉइस्ट हो जाती है, इसकी वजह से वाटर वेपर सैचुरेटेड अमाउंट में एक्सहेल आउट हो रहे हैं। टेम्परेचर जो होता है वो आप वेरिएबल इनहेल करते हैं, जितना आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, अगर गर्म हवा होगी आप गर्म हवा इनहेल करेंगे, अगर ठंडी हवा होगी आप ठंडी हवा इनहेल करेंगे, तो वो वेरिएबल अमाउंट में टेम्परेचर होगा। मगर जो एक्सहेल करेंगे वो आपका बॉडी टेम्परेचर होगा, जो नॉर्मली 25 या 37 के दरमियान होता है। अब डस्ट जो है वो भी आप वेरिएबल अमाउंट में इनहेल कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सहेल कर रहे हैं वो लिटर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सीलिया जो आपकी सारी लाइनिंग के अंदर हैं वो ये सारे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके पहले ही निकाल चुके होते हैं। तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर बहुत कम डस्ट होती है, और कभी कभी होती भी नहीं, बिल्कुल होती ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एसएलओ है डिस्कस ब्रीफली डिजीजेज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक ब्रोंकाइटिस, एम्फेसीमा, निमोनिया, एस्थमा एंड लंग कैंसर। सबसे पहला है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक इस तरह का डिजीज़ है, इसमें आपके ब्रोंकाई फूल जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो इसके ये डायग्राम है, आपका नॉर्मल ब्रोंकाई खुला होता है जिसके इर्द गिर्द कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, और जो एक्यूट ब्रोंकाई है वो थोड़ा उसकी यानी जगह बीच में एयर के गुजरने की जगह कम है और उसकी लाइनिंग मोटी हो गई है, तो आपका ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो चुका है। ब्रोंकाई वो एयर पैसेज है जहाँ से एयर ने गुजरना है। तो इसके कॉज क्या है? स्मोकिंग, यानी सिगरेट वगैरह पीना, और जो इफेक्ट होता है वो होता है कि ब्रेथलेसनेस, यानी आप कम सांस ले पाते हैं क्योंकि आपके पास एयर के गुजरने की जगह कम होती है। अब यहाँ इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है कि स्मोकिंग को रोक दें, दूसरा ये कि रेस्ट लें, तीसरा है कि एंटीबायोटिक्स खाएं अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से आपको ये हो गया। असल में नॉर्मली इस वजह से होता है कि जो आपकी ब्रोंकाई है ना वो एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और वो म्यूकस एक बहुत थिक लाइनिंग प्रोड्यूस कर देता है, इसकी वजह से आपके ब्रोंकाई इन्फ्लेम हो जाते हैं। तो अगली ट्रीटमेंट है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पिएं, और लास्ट है इनहेलर। इनहेलर जो होता है वो आपके ज़रा ब्रोंकाई को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में ज़रा सी रिलैक्सेशन हो जाती है। तो ये भी इसकी ट्रीटमेंट्स में से आता है। अगला जो हमारे पास डिजीज़ है वो है एम्फेसीमा। एम्फेसीमा डिस्ट्रॉयड एल्वुलाई है, यानी ये कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं है, ये आपके एल्वुलाई डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसकी ये एक डायग्राम है कि आपके नॉर्मल जो थे उनमें किस तरह हर एल्वुलाई के अंदर बाउंड्रीज बनी हुई थी। ये एक बड़ा एल्वुलस है, उसके अंदर ढेर सारे एल्वुलाई हैं, तो उनके दरमियान में वॉल्स थी, और जब इफेक्टेड है तो उसकी सारी वॉल्स ख़त्म हो गई हैं और वो मिल गया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो इसकी जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि आपको कम सांस आता है और चलने फिरने में मुश्किल होती है।
तो इधर आपके लंग्स की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में मुश्किल होती है। तो इसके ब्रोंकियोल्स इसकी वजह से नैरो हो जाते हैं। पहले ये आपके एल्वेलाई इफेक्ट डिस्ट्रॉय और उसके रिजल्ट में आपके ब्रोंकियोल्स भी नैरो हो जाते हैं। तो इसकी जो कॉज हैं वो है स्मोकिंग, और स्मोकिंग एक मेजर कॉज होता है। उसके साथ साथ जो माइनर कॉजेज होते हैं वो डस्ट, पॉलन, एयर पोल्यूशन, वो सारे हो जाते हैं। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है ये एक सच्ची हकीकत है, ठीक है, कि आप एम्फीसीमा को कभी भी अंडू नहीं कर सकते। ये इस तरह का डिज़ास्टर है एल्वेलाई का डिस्ट्रॉय हो जाना, कि एल्वेलाई कभी दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर एक बार आप लोगों ने अपने साथ ये जुल्म कर दिया, आप लोगों ने अपने एल्वेलाई को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब ये कभी आप दोबारा ऐसे अंडू नहीं कर सकते। तो स्मोकिंग से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगला डिजीज़ है निमोनिया। निमोनिया एक कॉमन डिजीज़ है जो अक्सर हो जाया करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वेलाई। पिछले वाले जो हम लोगों ने एम्फीसीमा पढ़ा उसमें आपके एल्वेलाई डिस्ट्रॉय हो रहे थे, इसमें जस्ट फूल रहे हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं फीवर, चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द, कफ, खांसी, हेडेक, सर में दर्द, सोर थ्रोट यानी गले में खराश, नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया जो आपकी एक पेट की बीमारी होती है, इसे आप लोग लूज मोशंस भी कहते हैं। कॉजेज़ जो हैं वो एक ये बैक्टीरिया, इसका नाम मैंने लिख दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ये एक बैक्टीरिया है जो आपके निमोनिया कॉज करता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, एंटीबायोटिक्स जो इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अगला जो हमारे पास डिजीज़ है वो है एस्थमा। एस्थमा एक इस तरह का डिजीज़ है, इसमें आपका एकदम एयरवेज टाइट हो जाते हैं और आपके सांस लेना मुश्किल होती है। ये एकदम होता है, ठीक है, ये शॉक्स की फॉर्म में होता है। जिस तरह आपको हार्ट अटैक के एकदम शॉक आते हैं, उस तरह एस्थमा के भी एकदम शॉक्स आते हैं। तो एकदम एयरवेज तंग हो जाती हैं। तो इसका इफेक्ट होता है कि एक्सहेलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट, यानी इनहेलेशन तो डिफिकल्ट होती है, एक्सहेलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। उसकी वजह क्या है कि एक्सहेलेशन के वक्त जब आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर होता है तो आपके एयरवेज थोड़े से नैरो होते हैं। तो एस्थमा की वजह से पहले ही टाइट थे और नैरो है तो ये कोलैप्स कर जाते हैं और उनके बीच से बिल्कुल जगह ही नहीं रह जाती। तो एक्सहेलेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। इनहेलेशन के वक्त आपके एयरवेज थोड़े से रिलैक्स होते हैं, तो वो टाइटनिंग की वजह से भी थोड़ी कम कम हवा तो अंदर आ रही है, एक्सहेलेशन हो ही नहीं पाती या बहुत कम होती है। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है कि एक्सहेलेशन के वक्त आपके जो एयरवेज हैं थोड़े से नैरो हो जाते हैं। अगर नॉर्मल हैं तो उनसे गुजर तो जाएगी हवा, क्योंकि हल्के से नैरो हैं, लेकिन अगर ये पहले ही एस्थमा के अंडर हैं तो पहले ही टाइट हुए हैं तो एक्सहेलेशन में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, पोलन, डस्ट, फेदर्स फ्रॉम पिलो, ठीक है, पिलो साफ़ ना हो तो, क्योंकि पिलो आपके नाक के करीब होते हैं, तो कोल्ड एयर, ठंडी हवा इनहेल करना, एक्सरसाइज, ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेना है, कम एक्सरसाइज कर लेना। तो एक्सरसाइज भी एक एतदाल में रह के सही होती है, ज़्यादा कर लेना है, कम कर लेना अस्थमा कॉज कर सकता है। स्मोकिंग ये एक मेजर कॉज होता है, और इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डिजीज़ है वो है लंग कैंसर, जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। ये एक माइटोटिक एरर है, हम लोग ये पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि माइटोटिक एरर कैंसर कॉज करता है। तो इसकी वजह क्या है, लंग कैंसर की वजह है टबाको यानी स्मोकिंग। टबाको आपके अक्सर सिगरेट्स में ही होता है, तो स्मोकिंग ही लंग कैंसर की वजह है। और ये डस्ट भी इसकी वजह से सकती है, और एयर पोल्यूशन भी, पर एक माइनर साइड पे रह के डस्ट और एयर पोल्यूशन। असल में जो मेजर कॉज है वो है स्मोकिंग। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपका जो ब्रोंकाई है वो थिक हो जाता है, उसकी वॉल्स थिक हो जाती हैं, और आपके जो सीलियाँ हैं वो आपके लॉस हो जाते हैं, यानी जो सीलिया आपकी नाक के अंदर वगैरह जो बाल हैं जिन्होंने डस्ट को पकड़ना है वो लॉस हो जाएंगे। तो इफ़ेक्ट क्या होगा, जो आपके लंग्स के अंदर ट्यूमर्स हैं वो आपके लंग्स को मजबूर करेंगे कि आप अपना काम रोक दो, वो डस्ट को आपके लंग्स के अंदर फंसाएंगे, वो हवा को अंदर लेके जाने, इनहेल करने और एक्सहेल करने में मुश्किल कायम करेंगे। तो ये आखिर को आपके लंग्स को मजबूर करेगा कैंसर कि अब वो अपना काम रोक दें, और जब लंग्स काम रोकते हैं तो क्या होता है, इंसान मर जाता है। तो ये आखिर को आपको मरवाएगा, ये कैंसर, लंग कैंसर। तो असल में होता क्या है कि जो डस्ट है वो भी आपके लंग्स के अंदर फंस रही है, ठीक है, और आपके लंग्स के अंदर से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी मुश्किल हो रही है, तो आखिर को आपके लंग्स यूजलेस हो जाते हैं। सवाल ये आता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या ये भी एम्फीसीमा की तरह अंडू नहीं हो सकता? तो काफ़ी हद तक हाँ, लंग कैंसर अंडू करना बहुत मुश्किल काम है, पर हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट अब मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। देखें, जब आपको किसी बॉडी के हिस्से में कैंसर हो जाता है तो उससे बचने के लिए आपको उस पूरे बॉडी के हिस्से को रिमूव करना पड़ता है। अगर आपको हाथ में, आपको पूरा हाथ काटना पड़ेगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर उससे बच सकें, ये होता है। अब लंग में कहीं हो गया तो अब आपको लंग को अपने रिमूव कराना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें कि आपको एक लोब में हुआ है, किसी लेफ़्ट लंग के या राइट लंग के, खुदा ना खास्ता किसी एक लोब में हो गया, तो फिर उसकी एक ट्रीटमेंट है लोबेक्टोमी, जिसमें आप किसी एक लोब को रिमूव करवा लेते हैं। अब आपको इन दोनों लंग में से किसी एक लंग में हो गया लंग कैंसर, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसे हम लोग कहते हैं न्यूमोनेक्टोमी। इसके अंदर किसी एक लंग को, एक पूरे लंग को रिमूव करा दिया जाता है, सिर्फ एक लंग से फिर आप काम करते हैं, लेकिन आप कम से कम कैंसर से बच जाते हैं। और जो तीसरी ट्रीटमेंट है, इसके अंदर आप लोब से भी छोटा पार्ट, हल्के से पार्ट में, स्मॉल से पार्ट को रिमूव कराना है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेगमेंटेक्टोमी।
तो इसके अंदर स्मॉल से पार्ट को रिमूव करा दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन सारे डिजीज़ को पढ़ने के बाद ये है कि अपने आप को स्मोकिंग से बचाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपका अपनी ज़िंदगी के साथ जुल्म होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के SLOs में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।